हम सब अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो खूब बात करते हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन अधिकारों की भी कोई सीमा हो सकती है? असल में हमारे संविधान में ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के 3 बहुत ही खास आर्टिकल्स 33, 34 और 35 की बात करेंगे, जो इसी संतुलन को समझाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ तो है नागरिकों के मजबूत अधिकार और दूसरी तरफ है देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था। अब इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हर लोकतंत्र के सामने आती है। तो सवाल यह है कि हमारा संविधान इसे कैसे संभालता है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के अंदर ही मिलता है। आर्टिकल्स 33, 34 और 35 आप कह सकते हैं वो खास टूल्स हैं जो हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी नाजुक बैलेंस को बनाने के लिए दिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 33 की। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो हमारी रक्षा करते हैं, यानी हमारे सुरक्षा बल। सवाल ये है कि जो देश की हिफाजत करते हैं उनके अधिकारों के लिए क्या नियम है। तो देखिए, आर्टिकल 33 सीधे सीधे पार्लियामेंट को एक बहुत खास पावर देता है। ये पावर है हमारे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ मौलिक अधिकारों को जरूरत के हिसाब से बदलने की या सीमित करने की। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ताकि ये लोग अपनी ड्यूटी ठीक से और बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ सेना, नेवी या एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं है। इसके दायरे में पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, राज्यों की पुलिस और तो और रॉ और आईबी जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोग भी आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और साफ है। पहली प्राथमिकता है अनुशासन और ड्यूटी, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इन फोर्सेस के जो सदस्य होते हैं उन्हें यूनियन या कोई एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं होता। वो हड़ताल पर नहीं जा सकते या खुले तौर पर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। मतलब साफ है, यहां पर देश की सुरक्षा और अनुशासन को किसी की व्यक्तिगत आजादी से ऊपर रखा गया है। अच्छा, तो ये तो हुई आर्टिकल 33 की बात, जो तब लागू होता है जब हालात सामान्य हों। लेकिन सोचिए, अगर किसी इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए तब क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 34 की। ये है संकट के समय का समाधान। आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ की, जिसे हम आम भाषा में सैन्य शासन भी कह सकते हैं। देखिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक असाधारण कदम है जिससे तभी उठाया जाता है जब किसी इलाके में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सामान्य प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाए और व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना बेहद जरूरी हो। यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी ये दोनों एक ही चीज नहीं है। मार्शल लॉ किसी खास छोटे इलाके में व्यवस्था ठीक करने के लिए होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी का दायरा बहुत बड़ा होता है और वो पूरे देश पर भी असर डाल सकती है। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो होता क्या है? होता यह है कि सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आम नागरिकों के कुछ अधिकार उस समय के लिए मतलब टेम्पररीली सस्पेंड किए जा सकते हैं। और एक और खास बात, पार्लियामेंट उन सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी दे सकती है जिन्होंने उस दौरान कोई एक्शन लिया हो। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल मन में आता है कि आखिर इतने ताकतवर और सेंसिटिव कानून बनाने की पावर होनी किसके पास चाहिए? राज्यों के पास या फिर सिर्फ सेंटर के पास? और इसी सवाल का जवाब है इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा, आर्टिकल 35। ये वो आर्टिकल है जो इन सभी मामलों में पूरे देश में एक जैसे कानून को यानी यूनिफॉर्मिटी को पक्का करता है। आर्टिकल 35 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि कुछ खास मामलों में कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। तो सवाल उठता है कि ये खास मामले हैं कौन से? इनमें शामिल हैं आर्टिकल 33 और 34 से जुड़े कानून, साथ ही कुछ सरकारी नौकरियों के लिए कहाँ का निवासी होना जरूरी है ये तय करना। और मकसद एक ही है, इन जरूरी मुद्दों पर पूरे देश में एक जैसा कानून हो। तो जब हम इन तीनों आर्टिकल्स 33, 34 और 35 को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है।
ये सिर्फ अधिकार कम करने वाले नियम नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी और बैलेंस्ड फ्रेमवर्क का हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी बात को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 33 सुरक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए है। आर्टिकल 34 किसी बड़े संकट के समय व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए है। और आर्टिकल 35 ये पक्का करता है कि इन दोनों सेंसिटिव मामलों पर कानून बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास हो, ताकि पूरे देश में एक रूपता बनी रहे। तो कुल मिलाकर ये तीनों आर्टिकल्स एक तरह के संप्रभु संयम या सॉवरेन रिस्ट्रेंट को दिखाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि एक तरफ नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, अनुशासन और एकता भी मजबूत बनी रहे। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी डेमोक्रेसी में आज़ादी और सुरक्षा के बीच का ये जो बैलेंस है, ये आखिर कितना नाजुक होता है, और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक समाज के तौर पर हम क्या और कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।